जय हिंद। देखिए, आज हम लोग देखते हैं बायोलॉजी का एक नया चैप्टर, ग्रंथि यानी ग्लैंड। ग्लैंड किसे कहते हैं? शरीर में उपस्थित एक थैला को हम ग्लैंड कहते हैं। ग्रंथि एक प्रकार का छोटा थैला होता है जो शरीर के अंदर रहता है, जिसमें कुछ ना कुछ भरा रहता है। क्या भरा रहता है? या तो उसमें हार्मोन भरा होगा या तो उसमें एंजाइम भरा होगा। यही दोनों चीज के स्टोरेज को हम क्या कहते हैं? ग्रंथि या ग्लैंड। और इस आधार पर हम ग्रंथियों को तीन भाग में बांटते हैं। तो सबसे पहले आता है एक्सोक्राइन यानी बहिर्स्रावी ग्रंथि, और एक आता है इंडोक्राइन यानी अंतःस्रावी ग्रंथि, एक होता है मिक्स्ड ग्रंथि जिसमें ये दोनों के गुण होते हैं। अब चलिए हम थोड़ा सा समझते हैं इसमें जो सबसे बड़ी समस्या आती है। लड़कों को लगता है कि बहिर्स्रावी ग्रंथि शरीर के बाहर होगी और अंतःस्रावी ग्रंथि शरीर के अंदर होगी। भाई ऐसा कुछ नहीं है, दोनों ही ग्रंथियां शरीर के अंदर ही रहती है। अब हम इसमें बेसिक अंतर समझते हैं। देखिए, एक्सोक्राइन ग्रंथि यानी बहिर्स्रावी ग्रंथि से एंजाइम निकलता है और यह एंजाइम ब्लड से टच नहीं होना चाहिए। एंजाइम को ब्लड से टच नहीं होना चाहिए, इसीलिए इन एंजाइम को बाहर निकालने के लिए एक अलग से नस यानी एक डक्ट, एक नली की आवश्यकता होती है। समझ में आ गया? ये बेसिक चीज याद रखिएगा। बहिर्स्रावी ग्रंथि से क्या निकलता है? एंजाइम। यह एंजाइम ब्लड के संपर्क में नहीं आना चाहिए वरना खराब हो जाएगा। इसके लिए क्या होती है? डक्ट यानी नली होती है जो इसे ब्लड के टच में होने से बचाती है। जैसे आप मान के चलिए आंसू, एक एग्जाम्पल है आंसू, लेक्राइमल ग्रंथि। अभी हम सारी ग्रंथियों को डिटेल से बताएंगे। लेक्राइमल ग्रंथि, आंसू निकलता है। कभी आपने देखा आंसू में लाइसोजाइम एंजाइम होता है जो कीटाणुओं को भी मार देता है। कभी आप देखें आंसू मतलब खून की तरह निकलता है, ब्लड की तरह, ऐसा नहीं होता है। वो तो गाना में हीरो जो होता है ना, हीरोइन को बेवकूफ बनाने के लिए गाता है कि लहू बन के आंसू बरसने लगे हैं। लड़की सबको ना थोड़ा थोड़ा बड़ा बड़ा हैवी बात बोल देंगे बढ़ा बढ़ा के, तो बहुत खुश हो जाएगी। तो उसको लगेगी वाह कितना बढ़िया लड़का है, लेकिन वो सब बेवकूफ बनाता है। कभी आप सोचिए लहू बन के आंसू निकलेगा? नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि वो एक बहिर्स्रावी ग्रंथि है। इनके लिए एक अलग नली होती है, वो ब्लड से टच नहीं होती। जैसे पेशाब के लिए आप देखिएगा, वो भी एक तरह का है, बहिर्स्रावी है। वो थोड़ी ना होता है कि ब्लड से, कभी आप देखें पेशाब का रास्ता बदल जाएगा? नहीं। कभी आंसू का रास्ता बदलेगा? नहीं। क्यों? लार ग्रंथि, लार ग्रंथि भी तो एक बहिर्स्रावी ग्रंथि है। क्यों? क्योंकि लार भी एक प्रकार का एंजाइम है, पाचन में बता दिए हैं, मुख्य रूप से उसमें टाइलिन पाया जाता है। वो भी ब्लड से टच नहीं होता। किसी के लार से ब्लड आता है क्या? नहीं आता है, क्योंकि उसके लिए अलग से एक नली है। ये कभी रास्ता नहीं बदल सकती है। बहिर्स्रावी ग्रंथि रहता अंदर ही है, एंजाइम निकलेगा, ब्लड से टच नहीं होगा, तो कौन सा हो गया? बाहर निकल गया, बहिर्स्रावी ग्रंथि करेगा। ये कभी रास्ता नहीं बदल सकता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, रास्ता कभी नहीं बदलेगा। एक बार क्या हुआ था ना, देवदास जो था पारो के घर के आगे जाके पेशाब कर दिया। तो पारो कही गए ये क्या किया तुमने? तो देवदास बोला कि पारो तेरी जुदाई ने मुझे इतना गम दिया कि मेरी आंसुओं ने अपना रास्ता बदल लिया। तो ऐसा गलती नहीं है भाई, वो बहिर्स्रावी ग्रंथि रास्ता नहीं बदलती है। तो ये पहला समझ में आ गया कि बहिर्स्रावी ग्रंथि क्या है। इस पार्ट में हम इसको पूरा डिटेल से चर्चा करेंगे, इसका एक एक एग्जांपल लेके। अभी आप ये बहिर्स्रावी समझ में आ गया। पसीना बताइए, ब्लड से टच होता है? बहिर्स्रावी ग्रंथि है। तेलीय ग्रंथि, जो नाक से इसे तेल निकलता है, ये तैलीय ग्रंथि बहिर्स्रावी। आंसू बहिर्स्रावी। मोम कान का बहिर्स्रावी। कीचड़ बहिर्स्रावी। तो जितनी ग्रंथियां, जो स्पर्म जो शरीर से बाहर आता है प्रोस्टेट ग्लैंड के थ्रू, ये सब चीज वो क्या है? बहिर्स्रावी ग्रंथि। ब्लड के साथ थोड़ी रहता है, तो जो ब्लड के साथ नहीं रहता है बहिर्स्रावी ग्रंथि। पाचन ग्रंथि, जैसे देखिए ना जठर रस था जिसमें रेनिन पेप्सिन एंजाइम निकला था। जब हम उल्टी करते हैं तो कहाँ उसमें ब्लड रहता है? तो ये शरीर के अंदर तो सभी रहेंगे, अगर ब्लड से टच नहीं हुआ तो यहाँ देखिए काट दिए, तो कौन सा हो गया? बहिर्स्रावी। अब समझते हैं हम लोग अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में। अंतःस्रावी ग्रंथि उस ग्रंथि को कहेंगे, देखिए शरीर के तो अंदर ये भी रहेगा, ये भी शरीर के अंदर रहती है, लेकिन इनसे क्या निकलता है? हार्मोन। और हार्मोन को हर हाल में ब्लड से टच होना ही होना है, अतः यह ब्लड के संपर्क में आ जाती है। अब ब्लड के संपर्क में आएगी तो उसके लिए नली की क्या जरूरत है? ब्लड में छोड़ दीजिए, ब्लड तो पूरा खुद नली में घूम रहा है, पूरा घूम जाएगा शरीर में। तो अंतःस्रावी ग्रंथि वह ग्रंथि होती है जिससे हार्मोन निकलता है और हार्मोन को ब्लड के संपर्क में आना ही होता है, अतः इनके लिए कोई डक्ट या नली की आवश्यकता नहीं होती है। यह डक्ट वाला चीज याद रखिएगा, यही पूछता है विच ग्लैंड हैज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी डक्ट। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड को किसी भी डक्ट यानी नली की आवश्यकता नहीं है। इससे क्या निकलेगा? इससे हार्मोन निकलता है। जैसे पीयूष ग्रंथि क्या है? वो एक तरह का हार्मोन है। थायराइड ग्रंथि
वो अंदर अंदर निकल जाता है, पता नहीं चलता। कोई देखा है क्या थायराइड क्या निकल रहा है इसे? नहीं ना होता है। पीयूष ग्रंथि से क्या निकल रहा है, कोई देखा है? नहीं देखा है। तो ये जो चीजें अंदर हार्मोन से निकलती हैं, ब्लड में मिल जाती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथि। समझा क्या? अब आप बताइए, एंजाइम निकाला तो बहिर्स्रावी, हार्मोन निकाला तो अंतःस्रावी, ब्लड में नहीं मिला तो बहिर्स्रावी, मिल गया तो अंतःस्रावी। समझ में गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? अब समझते हैं हम लोग। तो ये तो अभी ओवरऑल ऊपर ऊपर समझिए। अभी आप कहिएगा सर हार्मोन और एंजाइम में क्या अंतर है? इसका एक अलग चैप्टर है जिसका नाम है न्यूट्रिशन यानी पोषण। समझ में आया? तो ये ओवरऑल बाहर अभी अंतर देखिए। अभी हम एक एक का एग्जाम्पल ले लेके सबके वर्क हम समझाएंगे इस पार्ट में। ये वीडियो 2 पार्ट में बनेगा, चूंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है इसलिए इसको 2 भाग में बनाना ही पड़ेगा। अब जरा सोचिए, अगर एंजाइम निकला तो बहिर्स्रावी और हार्मोन निकला तो अंतःस्रावी, अगर ससुरा दोनों निकाल दिया तब उसे हम कहते हैं मिश्रित ग्रंथि, मिक्स्ड ग्लैंड, मिश्रित ग्रंथि। इससे एंजाइम भी निकलता है, हार्मोन भी निकलता है। इसका एग्जाम्पल अगर देखिएगा तो इसका एग्जाम्पल होता है पेंक्रियाज, क्योंकि हम आपको पाचन तत्व में पढ़ा दिए हैं, पेंक्रियाज में से एंजाइम निकलता है, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन नामक एंजाइम निकलते हैं। और इसी पेंक्रियाज से हार्मोन भी निकलता है। सबसे फेमस हार्मोन आप सुने होंगे इंसुलिन, कहाँ से निकलता है? पेंक्रियाज से। समझ में आ गया? तो पेंक्रियाज मिश्रित क्यों है ये तो समझ में आ गया आप लोग को। अब आप अंदाजा लगा लिए होंगे कि बहिर्स्रावी अंतःस्रावी में क्या अंतर। हम 2-4 आपको एग्जांपल देते हैं, आप बताइएगा। थूक क्या है? ये लार जो निकलता है बहिर्स्रावी होगा क्योंकि ब्लड से टच में नहीं होता है। आंसू बहिर्स्रावी, कीचड़ बहिर्स्रावी, कान में का वैक्स बहिर्स्रावी, तैलीय ग्रंथि बहिर्स्रावी, पाचन ग्रंथियां बहिर्स्रावी। कहाँ? खून, पाचन जितनी ग्रंथियां पाचन करती हैं कहाँ? खून में निकालती हैं। लार ग्रंथि पाचन करती है, खून निकलता है। पेट में से आपको जठर ग्रंथि बता दी है, रेनिन पेप्सिन निकलती है। कहाँ खून निकलता है? अगर विश्वास नहीं तो उल्टी करिए, अगर खून निकलेगा तो समझ जाएंगे कि पेट में खून भी बन रहा था। जो आंत से निकलने वाली रस वो एंजाइम थे, या जो इधर से निकाला था आपका पेंक्रियाज, जो लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, जो लेट नामक ट्रिक बताए थे आपको पाचन में, वो कहाँ इसमें आके ब्लड मिलाती है। अगर ब्लड मिलती तो लैट्रिन के रास्ते भी ब्लड आता। तो ये जो ब्लड से टच नहीं रहती है वो हो गई बहिर्स्रावी, टच में हो गई तो अंतःस्रावी। समझ गया? अंतःस्रावी में हार्मोन, बहिर्स्रावी में एंजाइम। अब एक एक को अलग अलग करके समझते हैं। पार्ट 1 में हम लोग पूरा एक्सोक्राइन ग्लैंड यानी बहिर्स्रावी कंप्लीट करेंगे। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आपको एक एक डिटेल करके समझाएंगे। गारंटी आपको ग्रंथि नामक चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हम लोग देखते हैं, स्टार्ट करते हैं ऊपर से ऐसे नीचे चलते चलेंगे। सबसे पहले आता है आपका सेरुमीन ग्रंथि। देखिए इंग्लिश हिंदी दोनों यही होता है, कुछ कुछ नाम होते हैं जो नहीं बदलता है। जैसे राम का नाम इंग्लिश में भी वही होगा, हिंदी में भी वही होगा। और ज़्यादातर बायोलॉजी में आप 100% सोचिएगा उसका हिंदी हो जाती है, ये काफ़ी टफ हो जाता है। तो देखिए पहला याद रखिएगा सेरुमीन ग्रंथि, ये सीजीएल में पूछ चुका है आपको। सेरुमीन ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? कान में पाई जाती है और यही मोम बना देती है। आप बताइए ये मोम कहीं ब्लड से टच होता है? नहीं होता है। ब्लड से टच कहाँ होता है? इसका मोम का एक रास्ता फिक्स है कि मुंह में से मोम निकलेगा, ऐसे निकलेगा, कान में से निकलेगा। तो आपको बताएं जिसके लिए डक्ट यानी नली हो और जो ब्लड से टच में ना हो वो क्या हो जाता है? बहिर्स्रावी। तो सेरुमीन ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? कान में। क्या करती है? मोम बनाती है। और वही देखते होंगे आप, लड़का बचपन में होंगे तो ये आप कलम का लीड खोल के ऐसे बकोटते रहते होंगे, और नहीं तो किसी कागज का ऐसे कोना मोड़ के और उसी में बचपन में आदमी कोचते रहता था। किस लिए? क्योंकि वो सेरुमीन ग्रंथि मोम बनाती है। जितना कान को खोदिएगा ना उतना ही सेरुमीन ग्रंथि मोम बनाएगी। इसलिए देखिएगा जो कान खोदता होगा ना वो खूब खोदता है, और जो नहीं खोदता है वो नहीं खोदता है, क्योंकि सेरुमीन ग्रंथि को डिस्टर्ब मत कीजिए। अब दूसरा आता है लेक्राइमल ग्रंथि। देखिए आंख में 2 ग्रंथि होती है, एक आंख के ऊपर वाले भाग में, एक आंख के नीचे वाले भाग में। तो एक ऊपर वाले को कहते हैं लेक्राइमल ग्रंथि। देखिए ये आंख बना दिए हैं, ऊपर एक ग्रंथि बना के 2 नंबर लिख दिए हैं, मतलब वो लेक्राइमल ग्रंथि है। और नीचे एक ग्रंथि बना के 3 नंबर लिख दिए हैं, इसलिए वो मोबिवियन ग्रंथि है। तो ये नंबरिंग से आप समझिएगा। तो पहले हम ऊपर वाला समझते हैं, लेक्राइमल ग्रंथि। ये कहाँ पाई जाती है? तो आंखों के ऊपरी भाग में पाई जाती है। इसका काम क्या है बाबू? तो आंसू का निर्माण करना। किसका निर्माण करना? आंसू यानी टीयर का निर्माण करना। क्वेश्चन पूछेगा आंसू में कौन सा एंजाइम? तो लाइसोजाइम एंजाइम। आप बताइए क्या आंसू ब्लड से टच होता है?
नहीं होता है, तो ये आंसू का निर्माण करती है। अब आगे देखते हैं हम लोग, आंखों का ये जो कोना वाला भाग है ना, इस कोना में अब देखिएगा ना एक मांस लटकते रहता है, एकदम नाक के पास कोना वाला देखिएगा ना एक मांस होता है छोटा सा, उसे हम लोग कहते हैं पंकटम। क्या कहते हैं? पंकटम कहते हैं। वही आंसू को स्टोर कर लेता है। ज्यादा आंसू रहेगा तो टपक जाएगा और कम रहेगा तो स्टोर कर लेगा। तो ये नाक, दोनों नाक के पास यहाँ देखिएगा ना तो मांस छोटा पाया जाएगा, उसे क्या कहते हैं? पंकटम कहते हैं। वो आंसू को स्टोर करता है और यही क्या करता है पंकटम, नाक में आंसू को भेज देता है। इसलिए देखिएगा अगर कोई रोएगा ना तो नाकों बहने लगता है, एकदम पूरा एकदम छीछा लेदर कर देता है रो के। तो ये रोने वाला चीज हो गया। तो आंसू में कौन सा एंजाइम? लाइसोजाइम एंजाइम। ये कहाँ पाया जाएगा? ऊपर। देखिए समझने के लिए हम यहाँ क्या लिख दिए हैं? 2। अब समझते हैं थोड़ा नीचे वाला पे। तो आँख के नीचे ऐसे निकाल के देखिएगा एक मांस का लोथड़ा पाया जाएगा। वो कौन सा होता है? मोबेवियन ग्रंथि। मोबेमियन ग्रंथि पाई जाती है। इंग्लिश भी वही होता है। इसका काम क्या होता है? ये आँखों में पाया जाता है नीचे की ओर, और ये आँखों के सुरक्षा के लिए तेल का निर्माण करता है। और वही तेल इकट्ठा होते 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 दिन भर का इकट्ठा होकर रात में वो कीचड़ का रूप ले लेता है। तो आँखों के लिए तेल तथा कीचड़ का निर्माण कौन कर देता है? मोबेमियन ग्रंथि। ये क्या करते हैं? कीचड़ का निर्माण करती है। सुबह में उठ के ऐसे जब बकोट उकोट के फेंक देता है, एक को तो एक कटोरा फेंकता है। अब छोटका लड़का को देखिए ना, स्कूल चल जाएगा, अब प्रेयर में खड़ा रहेगा, निकालते रहेगा। तो छोटे बच्चों में होता है, आप लोग भी किए होंगे। तो ये हो गया आपका ऊपर से देखते हैं हम लोग। तो पहला हम लोग कान देख लिए, आंख में 2 ग्रंथियां देख लिए। अब आगे समझते हैं नाक में भी देखिए। अब नकिया का ये जो ऊपर वाला भाग देखते हैं ना, इसमें भी कुछ ग्रंथियां होती हैं। तो ध्यान से समझते हैं आगे। श्वेत ग्रंथि जो होता है, इसे हम लोग श्वेत ग्लैंड यानी स्वेट ग्लैंड के नाम से जानते हैं। ये पसीना का निर्माण करती है। देखिए गर्दन पे पसीना हो जाता है, माथा पे हो जाता है, बहुत पसीना निकलने लगता है गर्मी के दिन में। तो पसीने का निर्माण कौन करती है? स्वेद। श्वेत नहीं, श्वेत मतलब तो हो जाएगा सफेद। ये क्या है? स्वेद। स्वेद है, स्वेट ग्लैंड। इंग्लिश में तो सिंपल है, पसीना का निर्माण करती है। पसीना में भी नमक होता है, लाइसोजाइम होता है। काला कपड़ा गर्मी में पहनेंगे ना तो पसीना सूखने के बाद वाइट वाइट हो जाता है। अब देखिए, ये तो हम पसीना आपको एक्सक्रेटरी सिस्टम में भी पढ़ाए हैं। सेबेकस ग्रंथि, इसको याद रखिएगा, तैलीय ग्रंथि। सेबेकस ग्रंथि, तैलीय ग्रंथि नाक के ऊपर पाया जाता है। ज्यादातर ये नाक के ऊपर पाया जाता है, बहुत जगह पाए जाते हैं। त्वचा को ना ये सॉफ्ट रखते हैं, मोम रखते हैं। देखिए ये सीबम का निर्माण करते हैं। सीबम क्या होता है? एक प्रकार का सॉफ्ट पदार्थ होता है जो त्वचा को चिकना रखता है, एकदम चिकना रखेगा, इसे सीबम का निर्माण करेगा। समझा गया? वो कहाँ पाए जाते हैं? नाक के ऊपर। आप सो के उठिएगा ना तो पचर पचर हुआ रहेगा नाक, उसी को कहते हैं ओ माई गॉड माई ऑयली स्किन। लड़की सब ना उस पर क्रीम पोतती है सब। अरे तरीका, तो क्रीम पोतेगी तो नहीं निकलेगा, लेकिन अंदर बनना थोड़ी छोड़ देगा, बनेगा। अब वही 6 महीना बाद इतने फोड़ा निकलेगा, कहेगा ओ माय गॉड माई ऑल ब्यूटी हैज डिस्ट्रॉयड ड्यू टू दिस हैवी पिंपल्स। लो सोचा तू ही ना पोती थी उसको। तो ये सब नहीं करना चाहिए, नेचुरल रहना चाहिए एकदम इंसान को। तो सेबेकस ग्रंथि, देखिए जानवरों में ना ये सेबेकस ग्रंथि ज़्यादा पाई जाती है। गाय वगैरह देखिएगा ना, उसका शरीर एकदम चिकना रहता है। क्यों? क्योंकि उसमें सीबम बना रहता है। कौवा वगैरह को देखिएगा ना, पक्षियों का पंख एकदम चिकना रहता है। क्वेश्चन भी पूछता है, पक्षी भीगते नहीं है क्योंकि पंख पर क्या पाया जाता है? मोम पाया जाता है। और वो मोम कहाँ से बन जाता है? सेबेकस ग्रंथि, ये सब के द्वारा सेबेकस ग्रंथि वगैरह उसको बना देती हैं सब, मोम वगैरह का। तो ये समझ में आ गया आपको। अब कुछ ग्रंथियां हम आपको पाचन तंत्र में ऑलरेडी पढ़ा दिए थे। समझ में आ गया? कौन कौन सी ग्रंथि पढ़ा दिए थे हम ऑलरेडी? देखिए पढ़ा रहे थे तो आपको स्लेवरी ग्रंथि, लार ग्रंथि पढ़ाए थे। अगर आपको इसके बारे में डिटेल से देखना है तो पाचन तंत्र देखिए, 4 प्रकार का एंजाइम निकले था। अब हम इसमें उसकी चर्चा नहीं करेंगे। स्लेवरी ग्रंथि यानी लार ग्रंथि, ये 4 प्रकार की इससे क्या निकलते हैं? आपके पाचक एंजाइम निकलते हैं। तो इससे क्या निकलता है? पाचक एंजाइम। डिटेल से समझना है तो पाचन तंत्र के चैप्टर में। अब देखिए, खाना जब मुंह के अंदर चला गया पेट में, तो याद कीजिए पेट में कौन सी ग्रंथि थी? जठर ग्रंथि, गैस्ट्रिक ग्लैंड। जठर ग्रंथि या गैस्ट्रिक ग्लैंड। और उससे क्या निकला था? जठर रस। याद कीजिए, आपको जठर रस में कितने एंजाइम? 2। तो पाचक एंजाइम का नाम क्या था? जठर एंजाइम। जठर रस यानी जठर एंजाइम में कितने एंजाइम? 2, रेनिन और पेप्सिन। आप वीडियो को रोकिए एक सेकेंड के लिए और पॉज कीजिए और कमेंट में लिखिए कि रेनिन किसको पचाता है और पेप्सिन प्रोटीन को किस में तोड़ता है। समझ में आ गया?
देखिए आगे, अब देखिए ये तो हो गए गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होते हैं सब, गैस्ट्रिक ग्लैंड यही दोनों का काम करते हैं। ये रेनिन हो गया, ये पेप्सिन, ये दूध को पचा देगा, ये प्रोटीन को। कभी कभी यह गैस्ट्रिक ग्लैंड उतना अच्छा से काम नहीं करता है। जब उतना अच्छा से काम नहीं करेगा तो रेनिन नहीं बनेगा, पेप्सिन नहीं बनेगा, अतः यह पाचक एंजाइम नहीं बनेंगे, तब पेट में खाना अच्छा से पचेगा नहीं, तो आदमी को धुआं ढेकार आता है। तो डॉक्टर से कहते हैं लोग, डॉक्टर साहब धुआं ढेकार आ रहा है, गोए गोए बोल रहा है पेट। अरे भाई गोए गोए काहे बोल रहा है, थोड़ा गैस्ट्रिक ग्लैंड गड़बड़ है। तो डॉक्टर भी समझा देता है कि आपको गैस्ट्रिक का बीमारी हो गया है, गैस्ट्रिक का। ई लीजिए पचनोल, डाइजीन, हजमोला, चबाते रहिए। समझ में आ गया? तो ये हो गई आपकी ग्रंथि। आप ये बहिर्स्रावी, आप देखिए इसमें भी ब्लड नहीं होता है। अगर ब्लड होता तो उल्टी करते तो ब्लड आता। लार ग्रंथि में भी ब्लड नहीं होता है। समझ में आ गया? तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अभी और भी बहिर्स्रावी ग्रंथियां हैं, उनको डिटेल से समझाते हैं। देखिए अगला बहिर्स्रावी ग्रंथि देखते हैं, म्यूकस ग्रंथि। म्यूकस क्या होता है? एक चिपचिपा पदार्थ का निर्माण करता है। ये कई जगह निर्माण होते हैं, भोजन को निगलने में भी मदद करते हैं। बड़ी आंत में जो मलाशय होता है वहां भी म्यूकस का निर्माण होता है। तो ये कई जगह चिपचिपे पदार्थ का निर्माण करते हैं जो ब्लड से टच नहीं होते हैं, म्यूकस। अब सबसे महत्वपूर्ण हम समझते हैं लीवर के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको एकदम ध्यान से समझिएगा। लीवर को हम लोग यकृत, उर्दू में इसको जिगर कहते हैं। उर्दू में क्या कहते हैं? जिगर। अब ध्यान दीजिए, इसके बारे में समझिए। सबसे पहले लीवर किस कोशिका का बना होता है? तो इसमें दो तरह की कोशिका पाई जाती है। पहला जो कोशिका होती है हेपेटिक कोशिका, दूसरा होती है कूफर सेल। हेपेटिक सेल एंड कूफर सेल। देखिए कहेगा कि यकृत किसकी बनी होती है? तो हेपेटिक सेल की, और यही हेपेटिक सेल खराब होने लगता है तो हेपेटाइटिस नाम की बीमारी हो जाती है। यकृत जो है ना सबसे बड़ी ग्रंथि है। और कौन सी ग्रंथि है बाबू ये? तो ये बहिर्स्रावी ग्रंथि है। ये उदर गुहा, उदर मतलब होता है पेट, गुहा मतलब खाली जगह। तो पेट का जो अंदर खाली जगह था उसी में भगवान ने इसको सेट कर दिया। और ये दाहिनी ओर पे सेट है। यहाँ पर क्या है? लीवर सेट है। यह इसकी सबसे बड़ी विशेषता, ध्यान से समझिएगा, ये अपने क्षतिग्रस्त अंगों को ठीक कर सकती है। ये बहुत खतरनाक, इसको अगर काट पीट दीजिएगा तो अपने से सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें सबसे तेजी से कोशिका विभाजन होता है। हम कोशिका चैप्टर में पढ़ाएंगे कि ब्रेन में कोशिका विभाजन होता ही नहीं है, तो इसमें कोशिका विभाजन सबसे तेजी से होता है। अब किसी को इसे दाहिनी ओर चाकू मार दीजिएगा ना तो उसका लीवर कट जाएगा, वो जाएगा इसे कहेगा डॉक्टर साहब छील दीजिए, लीवर कट गया। तो इधर नहीं मारना चाहिए, इधर बाईं ओर, मतलब बाईं ओर लग गया ना तो फिर ज़्यादा दिक्कत आ जाएगा। दाहिनी ओर क्या होता है? लीवर होता है, वो अपनी क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को स्वतः ठीक कर सकता है। अब बात करते हैं यकृत कुछ चीज़ों को निर्माण करता है। क्या करता है निर्माण? तो देखिए ध्यान से, ये फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन नामक प्रोटीन बनाता है। ये दोनों प्रोटीन मिलकर ब्लड को जमा देते हैं। अगर कहीं ब्लड कट गया ना तो वहां देखिएगा जम जाएगा ब्लड आके। कभी सोचें कि शरीर के अंदर जम गया तब क्या होगा? तो ये ब्लड को जमाने का काम करता है। कटने के बाद अब ये पगला है सभी, सब शरीर के अंदर वो जमा देंगे सब, तो इसलिए ये लीवर ना एक हेपरिन बनाता है। ये हेपरिन कहता है कि रे बकलवा, शरीर के अंदर जमने मत देना, कट जाए तब जमाना। तो ये जमने से रोकता है, ये जमाता है। एल्बुमिन भी ब्लड के अंदर काम आता है। ये ब्लड चैप्टर में हम इन चारों के बारे में एकदम डिटेल से बताएंगे कि इनका काम क्या होता है। एल्बुमिन हो गया, थ्रोम्बिन हो गया, फाइब्रिनोजेन हो गया या हेपरिन हो गया। अब आगे समझिए ध्यान से, और किस चीज का निर्माण करता है ये? तो ये कई चीजों का निर्माण करता है। एक बिलिरुबिन का निर्माण करता है। बिलिरुबिन क्या होता है? तो ये एक पीले रंग का पिगमेंट होता है बिलिरुबिन, जो लेट्रिन के रंग को पीला कर देता है। लेकिन कभी कभी लीवर काम अच्छा से नहीं करता है ना, तो ये बिलिरुबिन की मात्रा बहुत बढ़ जाती है, जिससे कि पूरा शरीर पीला हो जाता है। बिलिरुबिन बहुत कम निकलना चाहिए कि केवल लेट्रिन को पीला कर सके, लेकिन लीवर के डिसऑर्डर की वजह से बिलिरुबिन की मात्रा बहुत ज़्यादा निकल जाती है, जिस वजह से पूरा शरीर पीला पड़ जाता है और आँख वगैरह पीला होने लगता है, जिसे पीलिया या जॉन्डिस नामक रोग कहते हैं, जिसे हम हेपेटाइटिस ए भी कहते हैं। यही थोड़ा सा और आगे जाएगा तो बी सी में चला जाएगा, मर जाएंगे लोग हेपेटाइटिस में। तो हेपेटाइटिस सी बहुत खतरनाक बीमारी हो गया है। तो ये हो गया आपका बिलिरुबिन। दूसरा एक और कलर का निर्माण करता है, उसको ध्यान से देखिएगा, बिलीवर्डिंग। वो बिलिरुबिन है, आइए क्या है? बिलीवर्डिंग है। बिलीवर्डिंग नामक जो रंग है वो क्या करता है? पित्त को हरा रंग दे देता है। अब हम आपको पाचन में पढ़ा दिए कि पित्त का निर्माण
निर्माण कौन करता है? लीवर करता है, यकृत। यकृत क्या करता है? उसे कहाँ जमा कर देता है? पित्ताशय में। पित्ताशय में जो यकृत होती है वो वसा का पाचन करती है और भोजन को अम्लीय बना देती है, समझ में, भोजन को क्षारीय बना देती है। ये तो पाचन का चैप्टर है, यकृत का नहीं है। तो कहेगा कि जो पित्त रस है उसका निर्माण तो भले यकृत करता है, स्टोर भले रहता है पित्ताशय में, लेकिन हरा किसकी वजह से हो जाता है? तो बिलीवर्डिंग के कारण हरा हो जाता है। बिलीवर्डिंग के कारण ये क्या हो जाता है? हरा हो जाता है। पित्त का निर्माण कौन करता है? हम पढ़ा दिए आपको पाचन में ही कि लीवर करता है। अब कुछ ये काम तो देखिए ध्यान से, अब इतना ये तो निर्माण वाला काम देख लिया, अपनी रक्षा तो खुद ही कर लेता है ये। अब कुछ चेंजिंग का काम करता है। आपको हम पढ़ाए हैं एक्सक्रेशन नामक चैप्टर में, उत्सर्जन में, कि अमोनिया जैसे खतरनाक पदार्थ को यूरिया जैसे कम खतरनाक पदार्थ में कौन बदलता है? लीवर बदलता है। और क्या करेगा? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है। ग्लूकोज को किस में बदल देता है? ग्लाइकोजन में बदल देता है। यहाँ है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में। अब एक क्वेश्चन पूछा था कि यदि लीवर काम करना छोड़ दे तो शरीर में किसकी मात्रा बढ़ जाएगी? ऑप्शन में था फाइब्रिनोजेन। तो फाइब्रिनोजेन की मात्रा बढ़ेगी थोड़ी ना, इसको तो बना रहा था लीवर, लीवर चला जाएगा तो ये भी घट जाएगा, प्रोथ्रोम्बिन भी घट जाएगा, हेपरिन भी घट जाएगा, एल्बुमिन भी घट जाएगा, ये सब घट जाएंगे सब। लीवर अगर काम करना छोड़ दे तो ग्लूकोज को आप ग्लाइकोजन में नहीं बदल सकते हैं, इसलिए शरीर में किसकी मात्रा बढ़ जाएगी? ग्लूकोज की। तो याद रखिएगा लीवर खराब होने से ग्लूकोज की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लीवर किस रूप में एनर्जी को जमा रखता है? ग्लाइकोजन के रूप में। और क्या काम करता है? लीवर जो होता है ना, कार्बोहाइड्रेट को फैट में बदल देता है, वसा में बदल देता है। इसलिए खूब खाइए कार्बोहाइड्रेट, खूब खाइए दबा के, लीवर उसको फैट में बदलेगा। धीरे धीरे मोटा आके एकदम जेसीबी मशीन हो जाइएगा। और खाइए तब उसको कोलेस्ट्रॉल में बदलेगा। तो भाई खा रहे हैं तो खर्चा भी तो करिए। केवल खाइए कार्बोहाइड्रेट, फैट बनाएगा, और खाइए फैट बनाएगा। खर्चा नहीं करिएगा ना तो कोलेस्ट्रॉल बना देगा, ये कोलेस्ट्रॉल आपको खर्चा कर देगा, मतलब हार्ट अटैक आएगा, आप मर जाएंगे। तो हार्ट अटैक का कारण क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल होता है। समझ में आ गया आप लोगों को? कहेगा कि कोलेस्ट्रॉल की सर्वाधिक मात्रा कहाँ पाई जाती है? तो लीवर में। याद रखिएगा, कोलेस्ट्रॉल की सर्वाधिक मात्रा लीवर में पाई जाती है। तो कोलेस्ट्रॉल की सर्वाधिक मात्रा कहाँ पाई जाती है? लीवर में। अब ध्यान से इसको समझिएगा, जहर दे के मारिएगा या ज़्यादा शराब पी लिएगा तो व्यक्ति मर जाता है, और उससे क्या खराब हो जाता है? लीवर। तो यहाँ हम स्पष्ट लिखे हैं, जहर या शराब से यह नष्ट हो जाता है। अब यहाँ बात समझने वाली ये है कि आदमी मर कैसे जाता है। देखिए, हमारी जो लीवर होते हैं उसमें एक विशेष प्रकार की कोशिका पाई जाती है जिसे हम कहते हैं कूपर सेल या कूपर कोशिका के नाम से जाना जाता है। कूपर कोशिका क्या करती है? जितना भी आप हानिकारक पदार्थ खाएंगे, जहर, बैक्टीरिया, वायरस, शराब, उसको वो निगल ले जाएगा। कहेगा इधर इधर, तो निगल लेता है। तो आप शराब पिएंगे तो वो निगल लेता है, जहर खाते हैं वो निगल लेता है, और निगलने के बाद कूपर सेल मर जाता है। कूपर सेल की कुछ संख्या मर जाती है। तो मर गया तो टेंशन क्या? क्यों टेंशन नहीं? क्योंकि हम स्पष्ट लिखे हैं कि लीवर अपने क्षतिग्रस्त अंगों का निर्माण खुद ही कर लेता है। तो कूपर सेल, शराब पीजिएगा ना तो मरेगा, फिर ठीक हो जाएगा, दूसरा बन जाएगा, या बीमार पड़ेगा तो ठीक हो जाएगा। लेकिन भाई किसी चीज़ की एक क्षमता होती है ना, मार सुबह शाम उठौना किए हैं, मार ढकर ढकर पीजिएगा तो मरबे करिएगा, लीवर खराब हो जाएगा। और क्या होता है कि अगर जहर थोड़ा मोड़ा रहेगा तो ठीक है, अब पूरा उमज के पी गए ना हार्ड जहर, तो कूपर सेल के साथ साथ लीवरों खत्म हो जाएगा। तो ये जहर दे के अगर किसी व्यक्ति को मारा जाता है तो उसकी लीवर की जांच की जाती है। अगर उसके लीवर में कूपर सेल क्षतिग्रस्त पाया गया तो डॉक्टर समझ जाता है कि यह व्यक्ति को जहर देकर मारा गया है। समझ में आ गया? तो ये कूपर सेल कहाँ पाया जाता है? तो आप बताइएगा कहाँ पाया जाएगा? लीवर में। अब देखिए ध्यान से, जब बच्चे, हमको सबको पता है कि जो हम लोग के शरीर में ब्लड बनता है, ये ब्लड कहाँ बनता है? हड्डियों में बनता है। लेकिन सोचिए, जो बच्चा अभी माँ के पेट में है, पैदा नहीं हुआ है, उसे क्या कहते हैं? भ्रूण कहते हैं, एम्ब्रॉय कहते हैं। उस अधूरा में हड्डी कहाँ है? छोटका बच्चों में हड्डी कहाँ रहता है? तो छोटा मोटा नरम नरम हड्डी रहता है सब। अब बताइए, जो भ्रूण है, यानी भ्रूण किसे कहा जाता है? जो बच्चा अभी अपनी माँ के पेट में है,
9वें महीना में भी रहेगा ना, भले मान लीजिए कि बच्चा 2 घंटा में पैदा होने वाला है, जब तक पैदा नहीं हुआ तब तक आप उसे क्या कहेंगे, भ्रूण या एम्ब्रॉय कहेंगे। तो एम्ब्रॉय अवस्था में जो आरबीसी यानी जो ब्लड बनता है वो उसके कहाँ बनता है, लीवर में, लीवर के मीसोडर्म में, ध्यान से समझेंगे, लीवर का पार्ट है, मीसोडर्म सेल है उसका एक प्रकार का, तो ये लीवर में बनता है, समझ में गया। तो कहेगा कि मानव में, हम लोग में ब्लड कहाँ बनता है, तो हड्डियों के अस्थि मज्जा, बोन मैरो में, लेकिन भ्रूण अवस्था में जो छोटा बच्चा माँ के पेट में है उसमें कहाँ बनेगा, लीवर में, और स्पेशली कहेगा लीवर में कहाँ, तो लीवर के पार्ट के मीसोडर्म में बनेगा। समझ में आ गया आपको। ये ग्रंथि का टोटल, ये बहिर्स्रावी ग्रंथि थी, इसमें आपको कंप्लीट बता दिए बहिर्स्रावी ग्रंथि के बाद। अब इसके बाद पार्ट 2 में हम आपको अंतःस्रावी ग्रंथि और मिश्रित ग्रंथि पढ़ा देंगे। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए बाबू, जिस तरह से बड़े शहर में एक चौराहा होता है, वह चौराहा सारे शहर के सभी जगहों को कनेक्ट करता है, उसी तरह हमारी बॉडी में चौराहा का काम करता है लीवर। ये हर चीज़ में अपनी मुख्य भूमिका निभाता है। पाचन में भी देखें आप लोग, और ये रक्त को भी, रक्त में भी नियंत्रित करता है, फाइब्रिनोजेन इत्यादि को बना के एब्जॉर्प्शन का भी काम करता है। तो ये कई चीज़ों को नियंत्रित करता है, अतः इसको बचा के रखना ज़रूरी है।